हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है इसके संबंध में कुछ प्रश्न किए थे। हालांकि वो प्रश्न थोड़े कह सकते हैं बेसिक तरह के थे, बहुत ही साधारण से सवाल थे। आज इस भाग 2 में हम थोड़े से मुश्किल सवालों को देखेंगे और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है यह भी हम समझेंगे। पहले प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है, यदि 30, 24, 20, 23, x, 25, 26, 19 तथा 21 का समांतर माध्य 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार के प्रश्न में हमें समांतर माध्य तो दे के रखा है, परंतु x जो है वो यहाँ से नदारद है। यानी यहाँ पे क्या संख्या आनी चाहिए या x का सही में क्या मान है यह हमें पता लगाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न के हल की शुरुआत हमारे सूत्र से ही होगी। तो जिन्हें सूत्र याद नहीं है वो जरूर सूत्र याद कर लें। समांतर माध्य बराबर मदों का योग बटा मदों की संख्या। मदों का योग बटा मदों की संख्या। अब यहाँ से हम चीजें लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समांतर माध्य जो है वो हमें ज्ञात है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24। तो समांतर माध्य के स्थान पर हम लिखेंगे 24 और यहाँ पे लिखेंगे बराबर। यहाँ पे करना है हमें मदों का योग, यानी जितनी भी मदें हमें दे के रखी हैं इन सब का हमें योग करना है। तो लिखते हैं 30 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 23 प्लस x प्लस 25 प्लस 26 प्लस 19 प्लस 21 बटा में हमें मदों की संख्या यानी मदें कितनी हैं उनका हमें भाग देना है। तो मदें देखें तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी यहाँ पे हमें 9 मदें दी हुई हैं। तो अगले लाइन में क्या होगा, हम यहाँ पर इन सब का योग करेंगे। योग करने पे हमें मिलता है 188 प्लस x। x क्यों कि भाई x में जो है हम ये सीधी सीधी संख्या यहाँ पे x से नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमें x को अलग से दर्शाना पड़ेगा। बट्टा में 9 था, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि हमने 9 का 188 में भाग दे दिया, क्योंकि ये 188 प्लस x संपूर्ण रूप से एक संख्या है। तो इसमें 9 का भाग या सिर्फ 188 में या सिर्फ x में नहीं दिया जा सकता, संपूर्ण संख्या में 9 का भाग जाना आवश्यक है। तो अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम 9 का पक्षांतरण कर देंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम यहाँ से वज्र गुणा करेंगे 24 से 9 का। तो यहाँ से अगले स्टेप में या अगले चरण में हम 9 को 24 के पास भेजेंगे, तो 24 और 9 में आपस में गुणा होगा। और जबकि इस पक्ष में 188 प्लस x लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम 24 को 9 से गुणा करते हैं तो हमें 216 प्राप्त होता है, और इधर के पक्ष को हम ऐसा का ऐसा नीचे उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है कि भाई हम 188 में x को नहीं जोड़ सकते, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 188 का पक्षांतरण करते हुए उसे 216 के यहाँ पे भेजना पड़ेगा। यानी हमने क्या किया कि हमने 188 को दूसरे पक्ष में, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ का पक्ष, वहाँ पे हमने इसको भेज दिया। पर क्योंकि हम पक्षांतरण कर रहे हैं इसलिए 188 का जो धनात्मक निशान है वो बदल जाएगा। यानी ये जो प्लस का है पक्षांतरण करने के कारण 188 जो है वो माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाने का मतलब यह है कि अब हमें 216 में से 188 को घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर हमें 28 प्राप्त होता है। तो वो 28 ही हमारे लिए x है। यानी जो छुपी संख्या थी या ऐसी संख्या जो हमें दी नहीं गई थी,
वो संख्या जो है 28 होगी। ये हुआ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम एक नया प्रश्न लेने जा रहे हैं। इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। 16 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 17 हो जाता है। हटाई गई संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे सामने दो स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति तो यह है कि 16 संख्याएं हैं और दूसरी स्थिति यह है कि एक संख्या कम हो जाती है। एक संख्या कम हो जाने पे क्या होगा कि जो 16 है वो 16 ना रहकर क्या रह जाएगा, 15 रह जाएगा। तो हमें दोनों स्थितियों को देखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम स्थिति। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे मैं जो है छोटा सूत्र का छोटा रूप ले रहा हूँ। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x बार यानी औसत या समांतर माध्य जो हमें दे के रखा है कितना है, वो 20 है, बराबर संख्या, कितनी संख्याएं हमें दे रखी है, कितनी संख्याओं का समांतर माध्य निकाला गया है। तो पहली स्थिति में जो संख्याएं हैं वो है 16। तो यहाँ पे n की जगह लिखा जाएगा 16। जबकि सिग्मा x यानी वो योग जो है वो हमें पता नहीं है। तो इससे आगे हम जो है यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया कि हमने वज्र गुणा किया था इस संख्या का और इस संख्या का, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हम 20 का और 16 का वज्र गुणा करेंगे। तो अगली बारी में 20 का गुणा होगा 16 से। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें योग प्राप्त होगा 16 संख्याओं का। तो गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 320। इसको अभी यहीं तक के लिए छोड़ देते हैं और द्वितीय स्थिति में चलते हैं। द्वितीय स्थिति के लिए भी फिर से वही सूत्र काम में आएगा। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी सिग्मा x बटा n। यहाँ पे जब नई स्थिति हम देखें तो एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 17 रह जाता है। अब हमारे लिए नया औसत कितना है, 17। तो यहाँ पे हम x बार की जगह लिखेंगे 17। सिग्मा x को अभी के लिए छोड़ देंगे और n, चूंकि देखो पहले 16 संख्याएं थी, उसमें से अब एक संख्या हटा दी गई है, इसलिए अब 16 संख्याएं नहीं है। अब कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 15। तो अब यहाँ पे हमने जो वज्र गुणा किया था सेम टू सेम हम यहाँ पे भी वज्र गुणा को ही प्रयोग में लाएंगे। तो यहाँ पे 17 को हम गुणा करेंगे 15 से। तो यहाँ से हम गुणा करवाते हैं। 15 सत्ते 105, 10 हासिल, 15, 15 एकम 15, 15 और 10 25। यानी अब यहाँ पे हमें नया जो सिग्मा x है वो मिला है 255। अब देखो जो नई संख्या होगी वो जो हमें पहले सिग्मा x मिला और जो अब नया सिग्मा x मिला है, दोनों का अंतर ही होगी। क्योंकि देखो जो हमने संख्या हटा दी है, अगर हमने कोई संख्या हटाई है तो उसका योग पे सीधा सीधा असर पड़ना चाहिए। जो पहले हमारा योग 320 आ रहा था, अब हमारा योग कितना आ रहा है, 255। यानी वो जो अंतर है वो हटाई गई संख्या का ही पड़ रहा है। तो अब हम एक लाइन में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। हटाई गई संख्या इज इक्वल टू 320 माइनस 255। लिखने में गलती हो गई, 255। अब घटाते हैं। घटाने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, घटाने पे हमें प्राप्त हो रहा है 65। यानी जो हटाई गई संख्या है वो हमारे लिए 65 होगी और ये हमारे लिए हुआ उत्तर। तो इस प्रकार के प्रश्न का हल जो है वो इस प्रकार किया जाएगा।
अब इस कड़ी में हम आखिरी प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न जो है वो बाकी दोनों प्रश्नों से थोड़ा और अधिक कठिन है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझें। एक कक्षा वर्ग ए के 12 छात्रों के या 12 छात्राओं के औसत अंक 55 है, जबकि वर्ग बी की 18 छात्राओं के औसत अंक 45 हैं। इस कक्षा के सभी 30 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कक्षाओं के 2 वर्ग दिए गए हैं। दोनों वर्ग में छात्रों की संख्या अलग अलग है और उनके द्वारा प्राप्त किए गए जो औसत अंक है वो भी अलग अलग है। तो हमें पूरी कक्षा के लिए एक औसत अंक जो है वो ज्ञात करना है। तो अब हम इस उत्तर को 2 भागों में बांट देंगे। एक का विश्लेषण हम वर्ग ए के अंतर्गत करेंगे, जबकि दूसरे का हम विश्लेषण वर्ग बी के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ से दोनों ही वर्गों में हमें समान सूत्र काम में लेना है। तो जो समान सूत्र है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी समांतर माध्य बराबर मदों का योग बटा मदों की संख्या। तो यहाँ पे इस सूत्र को हम जब वर्ग ए में देखते हैं तो वर्ग ए का समांतर माध्य हमें कितना दिया हुआ था कि वर्ग ए का जो समांतर माध्य है या औसत अंक है वो है 55। तो यहाँ x बार में हम लिखेंगे 55 बटा यहाँ पे कितनी छात्राएं थी, तो कुल छात्राएं हैं हमारे लिए ए वर्ग में 12। तो यहाँ पे छात्राओं की संख्या में हम लिखेंगे 12। सिग्मा x हमें पता नहीं है, इसलिए हम सिग्मा x को ऐसा कैसा रख देंगे। और चूंकि हम ये वर्ग ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा ए लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम ए वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे वर्ग बी में जो x बार है या औसत अंक है वो दिए हुए हैं 45। तो यहाँ पे हम 45 को लिखेंगे। वर्ग बी में कितनी छात्राएं हैं कि वर्ग बी में 18 छात्राएं हैं, तो जो बट्टे में संख्याएं हैं वो है 18, जबकि हमें योग यहाँ पे ज्ञात नहीं है, इसलिए हम सिग्मा x की जगह ऐसे लिखेंगे। और चूंकि हम ये काम वर्ग बी के लिए कर रहे हैं तो सिग्मा x के साथ हम एक छोटा सा b लगा देते हैं। अब आगे काम करते हैं हम। यहाँ से हमें फिर से दोनों ही पक्षों में वज्र गुणा करना है। तो पहले वज्र गुणा में इस पक्ष को देखें तो 55 को 12 से गुणा करना है। तो सिग्मा x वर्ग ए के लिए वो होगा 55 गुणा 12। गुणा करने पे हमें 660 जो है प्राप्त होता है, यानी वर्ग ए के अगर सभी छात्राओं के अंक जोड़ दिए जाएं तो हमें कितना प्राप्त होता है 660। इसी प्रकार यहाँ पे 45 को गुणा करेंगे हम 18 से, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 810। अब यहाँ पे हमें देखो ए वर्ग के सभी छात्रों के कुल अंक प्राप्त हो चुके हैं, साथ ही साथ वर्ग बी के लिए भी सभी छात्रों के कुल अंक प्राप्त हो सके हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही वर्ग एक ही कक्षा के हैं तो इन दोनों को हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने से हमें पूरी कक्षा के लिए जो कुल अंक है वो प्राप्त हो जाएंगे। पूरी कक्षा के लिए कुल अंक, तो यहाँ पे पूरी कक्षा के लिए कुल अंकों के लिए हमें दोनों को जोड़ना होगा। तो जोड़ने पे हमें मिला 1470, जबकि पूरी कक्षा की कुल छात्राएं पूरी कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं कि ए सेक्शन में या ए वर्ग में 12 छात्राएं हैं, जबकि बी वर्ग में 18 छात्राएं हैं। कुल मिला के वहाँ पे 30 छात्राएं मौजूद हैं।
और अब पूरी कक्षा के लिए समांतर माध्य की गणना करेंगे। पूरी कक्षा के औसत अंक। तो यहाँ पे समांतर माध्य का हमारा सामान्य सूत्र ही लगेगा, जिसके तहत मदों का योग बटा मदों की संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए मदों का योग क्या है कि भाई जितनी भी छात्राओं ने अंक प्राप्त किए थे उन सबका योग करना है। तो योग हमने किया हुआ है, योग आया था हमारे लिए 1470। जबकि मदों की संख्या यहाँ पे हमारे लिए छात्राएं हैं वही हमारी मदें हैं, क्योंकि ये अंक किन्होंने प्राप्त किए हैं, छात्राओं ने प्राप्त किए हैं। छात्राओं की कुल संख्या कितनी है 30, तो यहाँ पे हमारे द्वारा लिखा जाएगा 30। अब यहाँ से 0 से 0 हो गया कैंसल, और 147 में 3 का भाग दिया जाएगा, और 147 में 3 का भाग देने पे हमें प्राप्त होता है 49। यानी पूरी कक्षा के जो सभी छात्राएं थीं उनका औसत अंक जो है वो 49 आएगा। इस कक्षा के सभी 30 छात्राओं के औसत अंक बराबर 49। यह हमारे लिए होगा हमारा उत्तर। अब आपके दौरान के लिए गृह कार्य में मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। आप लोगों को जो आज के वीडियो में प्रश्न बताए गए हैं उनको देखकर इन 3 प्रश्नों को हल करना है और अपने विद्यालय में चेक करवाना है। पहला प्रश्न है, यदि 2, 3, 5, 7, 3, 7, x, 8, 4, 5, 5 तथा 7 इन सभी अंकों को जोड़ने पर हमें समांतर माध्य 5 प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, एक कंपनी में विभाग ए में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है, जबकि विभाग बी के 14 कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। तो इस कंपनी के सभी 20 कर्मचारियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। और आखिरी प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 17 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन 3 प्रश्नों को आपको घर पे सॉल्व करना है और विद्यालय में चेक करवाना है। धन्यवाद।